हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज अब इस अपने वीडियो ट्यूटोरियल से नई शिक्षा नीति 2020 जिसको कि कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है के की कुछ मुख्य बातें हम यहाँ पर आपके लिए रखेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, हर्ष का विषय है कि आज करीब 34 सालों बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जो कि हमारे भारतीय शिक्षा नीति में समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाए। नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने सालों का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौन सी क्लास में होंगी, इस तरह के नियम तय करने वाली नीति जिसे एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 92 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए, यानी कि 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। ये पूरा जो नई शिक्षा नीति का मसौदा है, ये हमारे पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, जिसमें कि और उनके साथ कमेटी में 9 लोग थे, 9 विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार यानी कि 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। शिक्षा नीति की मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने के माध्यम को रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। अब आप देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है ज़बरदस्ती, जर्मन पढ़ाया जाता है, या साउथ इंडिया में मान लीजिए उनकी लैंग्वेज अपनी है, उनको ज़बरदस्ती हम हिंदी पढ़ाएं, या वहाँ की लैंग्वेज हम यहाँ बंगाली, हम नॉन बंगालीज को पढ़ाएं, ठीक है, तो सोचिए कितना ज़्यादा बोझ होता है। बच्चे को पूरा समझ नहीं पाता, उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आता। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आगे जो दूसरा पॉइंट है, ये भी तय किया गया है कि साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का मतलब हुआ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तब तक यानी कि 2030 तक हमारे यहाँ पर कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। पूर्ण तरीके से पूरा भारत, पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है, 2 करोड़। कई स्टेट्स, दुनिया के कई देशों की हो सकता आबादी ही हो। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो यहाँ पर हुआ, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह पर अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जा रहा है, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगली स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख
एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी कि संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दैट इज MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने के विशेष जोर दिया जाएगा। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करे। स्कूलों में शैक्षिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसको कि NPACT बोलेंगे, जिसके लिए NCERT SCIRT शिक्षकों और सभी स्तरों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे बजाय मानव संसाधन विकास मंत्री के। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मैं आपको बताऊं कि इंटर्नशिप जैसी चीज़ केवल जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हायर एजुकेशन में वहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर ये परिवर्तन वाकई आता है तो शायद हमें कह सकते हैं कि स्किल बेस्ड लर्निंग होगी एंड वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के साथ होगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट के साथ होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। आगे जो पॉइंट आता है, इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। HECI के 4 स्वतंत्र उच्च शिक्षा आयोग का जो गठन करने की बात भी पहले हमने बताई, वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी कि NAHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.3% है। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई के बीच में किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने आप में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है सिस्टम में, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें दैट इज शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के
एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, उन्हें एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा ये बड़ा परिवर्तन है। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको कि हम एनआरएफ बोलेंगे, की स्थापना की जाएगी। एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की। तो ये हमारे नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु रहे हैं। मित्रों, हम आपके जानकारी के लिए अपने शब्दों में इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू हमने ये जानकारी आपको पहुंचानी चाहिए और हम आपका बहुत धन्यवाद करते जो आपने हमें बड़े धैर्य के साथ सुना और देखा। यह हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जो कि YouTube चैनल है पर हमारा है R क्लासेज YouTube चैनल, जिस पर कि हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम वीडियो ट्यूटोरियल्स इसमें पब्लिश करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को, यदि आप हमारे अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल R क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस टाइम। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। भूलिए मत, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे और जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उन कंटेंट पर आपकी पहुंच ज़रूर रहे। थैंक यू।